हमारा पहले पॉइंट है, हमने देखा D9 का लग्नेश D1 में त्रिकोण में है तो 25 साल के अंदर चला जाता है, मैरिज होता है। मैरिज पॉइंट्स आपको जो पकड़ना है कि D9 लग्नेश D1 में आता है, 6 या 8 में होता है तो मोर देन 30 इयर्स का मैरिज हो जाता है। ये पॉइंट्स पहले एनालिसिस करके पॉइंट्स देख लें। तो एनालिसिस कर लेते हैं पहले। ये पहले पॉइंट को लेके है ना, मैं आप 4 लोगों का कुंडली लिया मैंने। एक ये है जिसका बर्थ डिटेल्स ये दिख रहा है ना, बर्थ डिटेल्स वगैरह, ये बढ़ाना है थोड़ा सा, थोड़ा। हाँ जी जी जी। अब ठीक है। नहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये क्या हुआ, इसको थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। अब दिख रहा है ये जो है, तो ये एक कुंडली लिया मैंने और इनका 4 लोगों का, ये पहले 2 एंड लेडीज है, ये नेक्स्ट 2 है जेंट्स है, ठीक है। इनका मैरिज का, चंद्र प्रकाश जी आपका लिया था मैंने एक, इनमें से क्या आपका मैच नहीं हो रहे बोल रहे थे ना, जी जी क्यों नहीं होता है क्या है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। और एक को लिया था मैंने, ये लास्ट पर्सन का यहाँ पे भी है ना, मैंने जब लिया था कि ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुझे भी आपको भी बहुत डाउट में आ जाता है कि एक बार हमने कुछ पॉइंट्स बता दिया वो मैच नहीं हो रहा है। ये देखो इनका जो लिया था मैंने, ये है कुंडली लास्ट पर्सन का एक में, और जी दूसरा में आता ही ये है, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पे कौन है, 9th में मून है, सैटर्न, मून और सैटर्न है। यहाँ पे क्या है, ओनली सैटर्न है, शनि, सनी मून नहीं है यहाँ पे। चंद्र आगे यहाँ पे आ गया, सेम है, 2 में ले लिया। तो अभी इसमें से क्या पकड़ के हम एनालिसिस करते हैं। जब आप एनालिसिस का करना है, वो प्रैक्टिस, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे जब अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, आपको पता है नहीं है, ये पकड़ लिया और उसमें आप अप्लाई करने लग जाएंगे कि मैं जो पॉइंट्स बताता हूँ वो अप्लाई करने लग जाएंगे, तो उसमें तो मैच होता ही नहीं है, तो क्या करें, कौन गलत है वहां पे। ये आपका चार्ट है, ये बोला जो मैंने, हमारा अंडरस्टैंडिंग। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। मैंने कोशिश किया था कि इस साल का 2089 है ना, 2002 1989 का, हाँ 1989 का मैं पंचांग निकालने के लिए कोशिश किया था, मिला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था कि, तो मैंने छोड़ भी दिया कि नेट से ही निकालनी था मुझे, तो वो मिला नहीं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं सोचा। तो पहले तो ये एनालिसिस तो कर देते हैं, बाद में उसके बारे में देख लेते हैं। तो इनका मैंने ले लिया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ये 4 लेने से फर्स्ट पॉइंट क्या था, D9 लग्नेश D1 में त्रिकोण में होता है तो 25 साल से पहले ही मैरिज हो जाता है। तो यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे 22 साल है, सिर्फ इनका ही 25 साल से पहले ही मैरिज हुआ, और सबका 25 साल के ऊपर है, इनका 30 के ऊपर है। 2 पॉइंट पकड़ लेते हैं हम, 25 के नीचे और 30 के ऊपर, ये इन्हीं का बताया। बीच में तो 25 का आसपास, 21 हमने D9 जब बात किए थे उस टाइम पे आ गया था। तो इन दोनों को हम अभी चेक कर लेते हैं। तो ये D9 का अधिपति, इनका D9 का जब भी करना है कोई भी आपको एनालिसिस, नॉन पर्सन का ले लोगे, पहले ले लोगे लग्न चार्ट, उसके बाद नवांश ले लोगे, उसके बाद आप ले लोगे कि कौन सा ग्रह कौन सा पोजीशन में है, उनका नक्षत्राधिपति कौन है, कौन सा नक्षत्र में है और उनका अधिपति। ये बहुत फायदा है कि इसी से आपको आगे जाके करना है। तो जो वे में मैंने एक एक स्टेप ले लिया ना, उसी हिसाब से आपको लेना है। पहले लग्न चार्ट ले लिया, उसका नवांश ले लिया। आप लोगों ने अपना अभी तो जो मैंने होमवर्क दिया था वो कर डाला होगा, और अब हम बिना ब्रेक के इसको फिर अब खत्म करें।
लग्न चार्ट, नवांशा, उसके बाद उनका नक्षत्र, हर प्लैनेट का नक्षत्र कहाँ पे है, उसका नक्षत्राधिपति। उसके बाद उन ग्रहों का उस लग्न में कौन सा ग्रह का, कौन सा प्लैनेट का कौन सा मित्र है, शत्रु है, सम है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है आपका। तो मित्र शत्रु का आ गया तो एक पॉइंट आप समझ लो कि अभी 2 मैरिजेस 3 मैरिजेस ऐसा भी कुछ कॉम्बिनेशंस बताता है कि ये इसमें ये हमारा ये एस्ट्रोलॉजी में किसी का भी एक रिजल्ट बताया जिसका परिणाम पाप ग्रह दृष्टि के वजह से हुआ, कोई भी का मतलब यहाँ पे एक अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह का दृष्टि हो गया तो ये रिजल्ट है, पाप ग्रह का दृष्टि हो गया तो ये रिजल्ट है। तो उस कर्मा फल जो आता है पाप दृष्टि के वजह से, जो कर्म फल मिलता है, सेकंड मैरिज ये भी पाप फल से ही मिलता है, थर्ड मैरिज भी पाप फल से मिलता है, का मतलब सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज करना भी आपका पाप कर्मा है। इसका मतलब है कि इसमें पाप ग्रह, पाप दृष्टि, पाप ग्रह के कारण से जो भी रिजल्ट आपको बताया जाता है, भले आपको अच्छा लगे वो पाप कर्म में आ जाता है सत्य का हिसाब से। आया समझ में? ये लॉजिक समझ में आ गया, नहीं आया? गुरु जी सेकेंड मैरिज कोई करता तो पाप, वो पाप ही है, पाप पाप ही है। मैं वही बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो पाप है। सेकंड मैरिज करना नहीं, सेकंड मैरिज मतलब वही जिस इंटरनेट से आप ले रहे हो, फर्स्ट वाइफ मर गई तो ऐसा नहीं कि तो भार्या होते हुए दूसरा अच्छा लेना, वो एक्चुअली वो भी अगर देखा जाए डीपली कि तुम्हें दूसरा मैरिज नहीं करना चाहिए था। तो आपका बच्चे अगर है तो आप संन्यास ले लो, बहुत बढ़िया है। मैरिज का तो ले लिया तुमने मजा, तो वाइफ मर गई तो संन्यास ले लो, या बच्चों को तो कुछ चाहिए तो मदर वगैरह चाहिए तो कुछ उनका भी व्यवस्था कर सकते हो। मैरिज ही एक सोल्यूशन है, सेकंड मैरिज ऐसा नहीं है। मगर सेकंड मैरिज उस केसेस में तो एक साइड से हम बोल देते हैं कि झूठ बोलना पाप है, मगर एक साइड से ये भी बोलते हैं धर्मानुसार, ये है कि क्या बोलते हैं, धन मानव भय, वो कुछ है, धन भय मानव भय और प्राण भय, धन मानव प्राण भय जब होता है तो आप झूठ बोल सकते हो, वो भी बोलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी करे, मगर सत्य के हिसाब से देखना है, धर्म के हिसाब से तो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, वो है। इसमें जो भी लिखा है वो पाप ग्रह दृष्टि के वजह से जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, का मतलब पाप कर्मा है। ये तो लिख के रख लो आपको भले जब वो अच्छा लगे वो कर्मा, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा लगे, मगर वो पाप है, क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा है पाप ग्रह दृष्टि है तो ये चलेगा। ये लॉजिक क्लियर है? जी ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिया, D1 लिया, D9 लिया नवंशा, उसका नक्षत्राधिपति ले लिया, ये सारे इकट्ठा करते एक जगह पे। अभी देखते हैं क्या क्या लेना है। नेक्स्ट उसका मित्र शत्रु सम कौन कौन है, पाप शुभ है, और कौन सा भाव पे किसका दृष्टि है, और कौन सा ग्रह पे किस किस का दृष्टि है। ये दृष्टि भी आप बगल में रख लो। आप लेना, जब बात करना है तब ऑन करना, नहीं तो बंद कर देना माइक। नेक्स्ट मैं मैरिज के बारे में बात किया, तो मैरिज साल में इनका कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा दशा चल रहा है, मैंने वो दशा भुक्ति वगैरह ले लिया। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इनका इस टाइम पे मैरिज हुआ था, 2005 अगस्त में हुआ था इनका मैरिज। तो उस साल का दशा वगैरह विदशा मैंने ले लिया। तो ये मैरिज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस साल का, जिस साल में हुआ, उनका वर्षफल ले लिया। सिर्फ मैरिज का ही कितना ले लिया, देखो वर्षफल ले लिया, उस साल का इफेक्ट, जिस साल का हमें इफेक्ट देना है उस साल का वो ले लोगे आप, ठीक है। और उसका कारक का ट्रांसिशन कहां पे है, मैंने यहाँ पे 2005 में ग्रहों का ट्रांसिशन क्या क्या है वो निकाल दिया। जुपिटर इज ऑब्जर्व टू मूव इन द ईयर 2005, तो जुपिटर कारक है, तो मैं जुपिटर का पोजीशन क्या है उस साल में कहां कहां घूम रहा था ये निकाल दिया। तो आपको क्या है, कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन कौन सा भाव के लिए पहले वो देखना है। उस भाव का हमारा वर्ग चार्ट कोई होता है, उस वर्ग चार्ट को निकालनी है ना, वर्ग चार्ट है ना हमारे पास, तो उस चार्ट का निकालनी है। मैरिज का तो
D9 का निकाल देते हैं, 7वीं हाउस का है, तो वो D9 निकाल के रखा है और उस भाव का वर्ग चार्ट निकाल दिया। निकालने के बाद उस टाइम पे जिस साल के बारे में आपको बताना है उस साल का उनका कुंडली निकालनी है ईयरली। उसके बाद उस साल में हर ग्रह कैसे ट्रांसिट कर रहा है, तो मतलब आप जो बता रहे हो ना एग्जैक्ट टाइम, इस टाइम पे आपको होगा, इस दशा में होगा, ये आप कंफर्म कर दे रहे हो, तो इतना सारे चीजें आपको देखना है। जनरली बताना है तो आप वो फर्स्ट कुंडली देख के बता देते हो ये यहाँ पे है वो वहाँ पे है, वो अच्छा रहेगा आपका ओवरऑल लाइफ। ऐसा नहीं है ना, ये करेक्ट प्रिडिक्शन चाहिए हमें। क्लियर? दोबारा ये सेकंड में कैसे ले लिया, ऐसे ले लिया मैंने, ये गलती से है ना, मैं साउथ का लगा दिया तो ये आ गया। आप बताइए देवाशीष। गुरुजी, अगर अगर ये मैरिज का प्रेडिक्ट करने के लिए हम ट्रांजिट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये जो हमने जो वर्कआउट किया था कि कौन से घर में कौन सा है, उसका शत्रु मित्र, ये निकालने का तो मतलब इतना इम्पोर्टेंस क्या है फिर? अगर ट्रांजिट से पता चलेगा कि कौन से टाइम पे शादी होने वाला है, तो ये शत्रु मित्र इतना एक्सरसाइज वो स्किप कर सकते हैं या उसका भी जरूरत है सर? यहाँ पे एक्चुअली मैंने आपको समझा रहा था कि मैंने चार्ट दिया तो आपको कहाँ से चलना है, कैसे चलना है, समझ में नहीं आया था ना उसमें लॉजिक जो पकड़ने के लिए। तो वो लॉजिक पकड़ने के लिए कोई भी कुंडली अगर लेते हो इनिशियल स्टेज में आपको ये सारे लेना है यार, यही मान के चलो। वो मैं अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच एक कुंडली का एक क्वेश्चन पे आप जब भी काम करते हो उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, इसके लिए ये है। ओके, ठीक है गुरुजी। और मैरिज रिलेटेड जितना भी है, ये सिर्फ हम टाइम के लिए बात कर रहे हैं, मगर मैरिज रिलेटेड जितना भी है पॉइंट्स है उसमें पापक ग्रह का भी प्रधान पात्र होता है। वो पॉइंट्स के बारे में जब बताएंगे, ये देखो यहाँ पे हम बोलते हैं कि दृष्टि किसका दृष्टि है, पाप दृष्टि है, यहाँ पे बोलता है कि पाप दृष्टि है, तो ये वो सारे देखना है ना आपको, दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैरिज रिलेटेड जितना भी इश्यूज है, वेनस जुपिटर के ऊपर दृष्टि करती है या सैटर्न के ऊपर दृष्टि करती है, मैरिज होने की संभावना है मेल्स में। ये दृष्टि जब चाहिए, वो पाप ग्रह है शुभ ग्रह है वो भी पता चलेगा ना, तो इसलिए हमें वो भी लेना ही पड़ेगा। ये नो मैरिज, मैरिज होता ही नहीं है तो वो कैसे बताना है, उसमें जब पाप दृष्टि होता है, दृष्टि बताना है तो वो पाप है शुभ है कैसे पता चलेगा। हाँ बोलिए बोलिए। ये ग्रेटर देन और लेस देन के जो साइन लगाते हैं सर, अरे इनका क्या मतलब है? ये मैं पूरा लिखने का है ना, ये वीनस देख रहे जुपिटर को, वीनस अच्छा। देख रहे जुपिटर को, ये इधर लगा दिया यहाँ पे, ये स्लो मूविंग प्लैनेट देख रहे वेनस को। अच्छा, तो इसलिए मैं पूरा दृष्टि पूरा लिखने से ए लगा दिया, सिंपल इजी रहता है करके। ठीक है जी, तो एस्पेक्ट बस। तो इनका गलती से मैंने साउथ का चार्ट ले लिया, यहाँ पे भी ऐसा है। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि 30 का 25 त्रिकोण में D9 का लग्नाधिपति D1 में त्रिकोण में रहता है तो 25 के नीचे मैरिज होता है, क्योंकि इनका तो मैच हो गया। इनका 25 के नीचे का त्रिकोण में है क्या, हम अगर देखा जाए यहाँ पे लग्न से त्रिकोण, ये D9 में लग्न कौन सा है, ये इनका कौन है, गुरु है। D9 का लग्नाधिपति गुरु है, गुरु कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से इनका लग्न से आपको त्रिकोण में कहते 5 हुई, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 7 8 9, ये है त्रिकोण। ये त्रिकोण में गुरु नहीं है तो 25 के अंदर इनका मैरिज नहीं है, 25 के अंदर नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पे है लग्नाधिपति 2 है, 2 मतलब कौन है, शुक्र है। तो इनका लग्न त्रिकोण क्या है, 1 2 3 4 5। तो हमारा वो नॉर्थ में तो सीधा पता चल जाती है 6 7 8 9। इस त्रिकोण में ये शुक्र नहीं है तो इनका 25 के अंदर मैरिज नहीं होगा, यहाँ पे 25 के अंदर नहीं हुआ। इनका 31 का, इनका कहाँ है देखते हैं। 31 का पॉइंट क्या था हमारा, लग्नाधिपति D9 का लग्नाधिपति 6 और 8 में रहता है तो उनका 30 के ऊपर होता है। तो ये यहाँ पे लग्नाधिपति कौन है, ये 3 है, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये है 3। हाँ, मरकरी बुध है। बुध यहाँ पे D1 में कहाँ पे है, बुध यहाँ पे भू लिखा है देखो। हाँ, ये कौन सा हाउस में है, 6th हाउस।
सिक्स अर्थ में है जो हमारा पॉइंट क्या है, 30 के ऊपर मैरिज होना है, 31 में मैरिज हुआ, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अगर थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं हम, पॉइंट वाइज अगर हम चलते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, मून है तो मून और सैटर्न दोनों, चंद्र और शनि फीमेल इसमें किसी दोनों मिलके कहीं पे भी अगर रहता है तो उनका 2 मैरिज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सैटर्न एक साथ बैठा रहेगा तो 2 मैरिज होगा। हाँ 2 मैरिज होगा फीमेल का, मून और सैटर्न। अब ये देखो यहाँ पे पाप ग्रह दृष्टि बताया नहीं बताया, यहाँ पे 2 मैरिज बताया, तो ये पाप कर्म का रिजल्ट होगा, अच्छा, है ना। तो जहां पे पाप ग्रह, मेरा पॉइंट क्या था, जहां पे पाप ग्रह के दृष्टि या पाप ग्रह के वजह से जो भी रिजल्ट मिलता है आपको, वो पाप कर्मा है। यहाँ पे 2 मैरिज का जो रिजल्ट है वो पाप कर्म के वजह से नहीं है। तो आप विश्लेषण शक्ति कि आप किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हो उसी हिसाब से है आपको देखना है। तो चलो पाप पुण्य का तो छोड़ देते हैं, किसी का फीमेल का मून, उसमें मून और सैटर्न मिलके रहता है, उनका देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर 2 मैरिजेस, एंड मेल का मून और सैटर्न दोनों होता है तो नो मैरिज। देवाशीष जी आपका तो नहीं है? जी है। हैं? है जी। मून और सैटर्न दोनों मिलके एक ही में है? जी जी, सच में? सच में। तो नो मैरिज बता रहे भाई, तुम तो जी मेरे बैगेज पकड़ के तो भाग रहे हो खाली लड़की मार्स, के लिए। खाली मंगल को छोड़ के बाकी सारे ग्रह एक ही राशि में। ये इसका है ना, अब पाप प्रभाव होता है तो उसके ऊपर। चलो तो आपका भी देख लेते हैं एक बार, आप जी डिटेल्स जी, एक बार भेज देना क्योंकि और ये पकड़ के तुम रोना नहीं है, तो बाकी देख नहीं लेते हैं। नहीं, जी 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 तो तुम बाबा बन जाओगे यार तब, जी, खुश हूँ। हैं? खुश हो? ज्यादा खुश रहेंगे। जी 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 तो बोल देने का चीन टपाक डम बाबा। जी तो 5th पॉइंट क्या है, वीनस और द लॉर्ड ऑफ 7th ट्रांसिट्स थ्रू ए साइन। मैरिज के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे क्या बताता है कि Venus or the Lord of 7th transits through a sign which is trine to the sign or Navamsa occupied by the Lord of the assistant। ये Venus या 7th Lord, सप्तमाधिपति या Venus दोनों ने जिस राशि पे प्रवेश करते हैं वो राशि नवांश का ट्राइन होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, उनका भाव में। नवांश का त्रिकोण का जो अधिपति है, त्रिकोणाधिपति जो भी है, तो उनका भाव में जब वेनस या जुपिटर प्रवेश करता है उस टाइम पे मैरिज होता है करके किसी ने बताया। आया समझ में? जी जी जी, साइन विच इज ट्राइन टू द साइन नवांश ऑक्युपाइड और लॉर्ड असेंडेंट। इनका ट्राइन जो भी का मतलब त्रिकोण में जो राशि होता है अधिपति से, ये नवांशाधिपति कहाँ पे रहता है, ये D1 में लग्नाधिपति जहां पे होता है, इसका लग्नाधिपति फॉर एग्जांपल इनका बुध है ना, बुध लग्नाधिपति यहाँ पे है, तो इनका ट्राइन में जो है वहां पे यह उनका लग्नाधिपति D9 में नवांशा का, बुध नवांशा में यहाँ पे है, यहाँ से ट्राइन निकाल देते हो, वहां का ट्राइन त्रिकोण का अधिपति जो है 1 2 3 4 5 ये होगा, 1 ये और ये होगा। तो इनमें उन अधिपतियों का प्रवेश जब होता है जुपिटर या वेनस, उस टाइम पे मैरिज होने का संभावना है करके एक लॉजिक है। और है दशा ऑफ प्लैनेट इन 7th हाउस। 7th हाउस में कुछ लोग बोलते हैं मैरिज के लिए, ये पॉइंट सारे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है आपको देखना है बाद में। दशा ऑफ प्लैनेट, 7th हाउस का जो प्लैनेट है 7th हाउस, वहां का 7th हाउस अधिपति होगा या 7th हाउस में जो पड़ा है, तो वहां उनका दशा जब होता है तो उस टाइम पे मैरिज होने की संभावना है करके कुछ लोग बोलते हैं। 7th लॉर्ड का भी है ये सन इन 7th
लेट मैरिज, अगर 7th हाउस में सूर्य रहता है, लेट मैरिज मतलब मैरिड एज जो पार होने के बाद मैरिज होता है। 7th में सन है तो ये चांसेस है। और मून प्लस सैटर्न किसी का मेल पे ये भी है। और 12th में जुपिटर होके, सेकंड में सैटर्न, सन, मार्स, मेर्क्यूरी, ये सारे सेकंड हाउस में रहता है। तो नेटिव्स फादर विल डाई एट द टाइम ऑफ मैरिज, उनका उस बच्चा का मैरिज जब होता है उस टाइम पे उनका फादर का मरने का संभावना है। क्या है? 12th में जुपिटर होना है और सेकंड में शनि, सूर्य, मार्स एंड मेर्क्यूरी, ये सारे होना है। ये नाड़ी शास्त्र में एक पॉइंट बता दिया। ये कुछ पॉइंट्स एन जो लिखा है मैंने नाड़ी शास्त्र का है। और ये सी लिखा है, जहां पे सी पॉइंट्स जो लिखा है ये सर्वार्थ चिंतामणि का पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास 9 बज रहे हैं, हम पॉइंट्स टाइम है तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो नहीं है। पहले हम एनालिसिस में चला जाते हैं, ठीक है जी। अब मैरिज का मैंने निकाल दिया इनका। ये सारे निकालने के बाद मैंने क्या किया था, हमारा कंसंट्रेशन क्या है मैरिज के बारे में। लग्नाधिपति वेनस और जुपिटर लग्नाधिपति और नवांश लग्नाधिपति, इनका रिलेशन क्या है। तो मैंने पहले निकाला D1 का लग्न में कौन सा भाव में, कौन सा राशि में लग्न है और उनका अधिपति कौन है। तो उनका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है। तो ये कन्या, बुध, चंद्र कहा मैंने। D1 का कन्या राशि में है लग्न, इनका अधिपति तो ऑब्वियसली मेर्क्यूरी है। ये लग्न कौन सा नक्षत्र में हुआ, लग्न यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है हस्ता नक्षत्र में, उसका अधिपति है नक्षत्राधिपति चंद्र। तो चंद्र लग्न में उनका जन्म हुआ। जन्म राशि का लग्न अलग है, ये लग्न चंद्र लग्न में लग्नाधिपति। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ से डायरेक्ट ले लिया। तो हम एनालिसिस में क्या किया, D1 का अधिपति लग्न कौन सा राशि में है, उनका अधिपति कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ऐसी D9 का हमने ले लिया लग्न, उनका कौन सा राशि में है। ये 4 लोगों का है, फर्स्ट टू लेडीज का है, नेक्स्ट टू जेंट्स का, हमारा बंदे का कुछ 4 ले लिया। ये फर्स्ट वाला 1 2 3 4 यही मान के चलो, 1 2 3 4 है। यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेता हूँ, 1 2 3 4, इन चारों का हर यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये एक एक लाइन एक एक बंदा का है। इसी बंदा का ये पूरा लाइन है, इसी एक का चार राशि ना ये नीचे होता है, तो आपको कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैंने 1 2 3 4 ले गया। ये फर्स्ट पर्सन का जो 4 यहाँ पे है ना, ये 4 लोग है, 4 एक एक का 2 2 यहाँ पे लगा दिया हमने। उसका 1 2 3 फर्स्ट का है ना, D1 का लग्न लेना है, उसका अधिपति कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ऐसे D1 का मैंने ले लिया, उसका लग्न में कौन है, लग्नेश कौन है और उसका नक्षत्र लॉर्ड है, वहां से आपको पता चल जाती है। इसके बाद D9 का D1 का लग्नाधिपति D9 में कहां पे है। हमें है ना अभी ये मैरिज का एक सिस्टम, वो तो उन लोगों ने तो यहाँ पे पॉइंट्स बता दिया, इस दशा में होगा उस दशा में होगा, मगर हम एग्जैक्टली क्या है करके निकाल रहे हैं, हम एक क्रिएट कर रहे हैं, ये मान के चलो। इसी विश्लेषण का तरीका से आपको जाना है, तब आपको एक पॉइंट सीधा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, D1 का लग्नेश D9 में कहां पे है, यहाँ पे क्लियरली लिखा D1 लग्नेश D9 में। ये समझ में आ रहा है ना जी जी
मैं उस तक मैरिज तक जाने के लिए पहले वर्कआउट है, ये एनालिसिस अप्रोच है। D1 का लग्नेश D9 जिस वर्ग चार्ट का बता रहे अगर व्हीकल के बारे में अगर सोच लिया हमने, ये D16 ले लोगे आप, है ना, D16 ले लिए जी। तो तब यहाँ पे D1 का लग्नेश का उनका रिलेशन क्या है, और वाहन का कारक कौन है, उसका ट्रांसिट क्या है, उसका रिलेशन क्या है, यहाँ पे वो चेक कर लोगे। तो ये D1 का लग्नेश D9 में कहाँ पे पड़ा है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। फर्स्ट पर्सन का कौन सा भाव में पड़ा है, उनका भावेश कौन है, भावेश मतलब अधिपति, राशि अधिपति हो गए, 11th भाव में है, 11th हाउस में है, वहां का अधिपति शनि है 11th। D1 लग्नेश D9 में, फर्स्ट वाला का D1 लग्नेश कौन है, मेर्क्यूरी, D9 में 11th में है, 11th राशि में, 11th राशि में है, तो उनका अधिपति कौन है, शनि है, ऑब्वियसली 11th में है तो शनि है। तो वहां पे उनका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, नक्षत्र लॉर्ड शनि को मैंने देख लिया, नक्षत्र लॉर्ड ये कहाँ पे है, 11th राशि कौन सा है, कुंभ। कुंभ है। कुंभ एक्वेरियस। तो ये चार्ट मैंने दिया था ना, उसमें हाँ। से आप निकाल दोगे, कहाँ पे आ गया, उस चार्ट से आपको, चार्ट इसलिए दिया था कि वो नक्षत्राधिपति आप निकाल दोगे, ठीक है। कुंभ का राहु हो गया यहाँ पे, ये है ना एक्वेरियस, एक्वेरियस के यहाँ पे राहु है। अब आपको डाउट आता है यहाँ पे एक्वेरियस में ये भी आता है, मार्स भी है ना, जी। मार्स इसमें देख लिया तो ये 2 पाद आके इसमें 2 पादा मरक्यूरी हो जाता है, बाकी 4 राहु है। तो ये कौन सा, ये कौन है, बुध है ना, बुध कौन सा पाद में है वो देख लोगे आप, कौन सा डिग्रीज में है, कौन सा पाद में है। अच्छा। बुध मरक्यूरी कौन सा पाद में है, यहाँ पे तीसरा है, तो 3 डिग्री ये हो गया कि तीसरा वो उसमें है ना। यहाँ पे लिखा है नक्षत्र, इसका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र नहीं पकड़ेंगे, D9 में जाके वो देख लेंगे, हम पोजीशन देख लेंगे कौन सा इसमें हो जाता है, किसी का उसमें 3rd में आ जाता है, तो 3rd को वहां पे पकड़ते हैं, राशि वो हो जाता है राहु, 3rd का वो देख ले, तो 3rd का राहु है ना यहाँ पे, ये 2 हो गया, तीसरा में आ गया, ये एक्वेरियस तीसरा में, ये 2 के बाद यहाँ पे आ गया, तीसरा है, इसका है राहु। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे राहु लगा दिया। नेक्स्ट पर्सन का भी ऐसे हमने ले लिया, 7th भाव में है, क्योंकि दोबारा यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं ना, आप देख लेना D1 लग्नेश D9 में कौन सा पोजीशन में है, उसका अधिपति कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। यहाँ पे मैंने 4th पर्सन का लाल किया, यहाँ पे तो ये इसीलिए लाल किया, तो उनका है ना 2 दिख रहा था, यहाँ पे कौन सा जाना है मुझे डाउट आ गया, तो मैंने अभी तो फिलहाल एनालिसिस में चला गया, तो बाद में देखा जाएगा करके, उसका तो निकाल नहीं है। यहाँ पे तो मैंने बताया ना, इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है, मगर आपको 31 ईयर्स का जो बताया वो इसी हिसाब से हो रहा है, उसका पॉइंट का हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या कहा कि D9 का अधिपति अगर 6th में 8th में होता है तो 30 साल के बाद होता है। अगर ये बुध यहाँ पे हो जाता है किसके, इसी का हिसाब से ये 5 में आ गया, D1 में D9 का लग्नाधिपति D1 में 5 में आ गया, 5 में मतलब क्या हो गया, आपको ट्राइन में आ गया, है ना, त्रिकोण में आ गया, है कि नहीं। जी जी। त्रिकोण में आ गया तो पॉइंट क्या है, 25 ईयर्स के अंदर ही मैरिज होना है, राइट। मगर 25 ईयर्स के अंदर नहीं हुआ उनका मैरिज, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसी को सही मानेंगे, है ना। प्रॉब्लम दूसरा क्या हो गया, हम जन्म राशि जब निकालते हैं तो चंद्र से निकालते हैं, हाँ। जन्म राशि, हाँ। चंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे 8th हाउस में, नहीं किस में है, 2 में है, वृषभ राशि में, वृषभ राशि में।
मगर ये इनका जन्म हुआ था नवंबर में। हाँ? नवंबर में हुआ था, नहीं, मार्च में ना। मार्च में हुआ था। हाँ, मार्च है। रुको रुको, अच्छा नवंबर में मैरिज है, मार्च में हुआ था, तो यही सही है। मार्च में धनु राशि आता है, मार्च में धनु राशि। आता है क्या? नहीं नहीं नहीं। ऋषभ राशि आता है? हम्म, मार्च में मीन राशि आता है। हैं? मार्च में तो मीन राशि आता है ना। मीन राशि आता है। हाँ, मार्च क्लास वन फागुन में जाना पड़ेगा। फागुन मीन राशि वो राशि मीन राशि। मार्च में, फागुन अप्रैल मार्च में मेष राशि, मार्च मेष अप्रैल राशि, और नीचे भी सर फरवरी हाँ मार्च हाँ, मीन मार्च में तो राशि। आपका जो हुआ था वो तो वो मीन राशि आना चाहिए। मीन आपका राशि राशि कौन सा है? मीन राशि। मीन राशि आपका। जन्म, हाँ, मीन राशि हो गया ना। मीन राशि है, तो यहाँ पे ऋषभ राशि का बता रहे, और यहाँ पे आके धनु राशि का बता रहे। चंद्र जहाँ पे है वही राशि होती है। जी जी तो यहाँ पे कौन यहाँ पे 9 में आ गया, 9 में मतलब धनु राशि है। देखा अभी कौन सा सही बताए हम? तो आपको पंचांग लेके ही करना पड़ेगा। तो अभी जो प्रिडिक्शंस है सही नहीं होने का, ढंग से नहीं अप्लाई करने का, वो है ना, यही प्रॉब्लम है। हम एक पकड़ लेते हैं और निकाल देते हैं। चलो इसका छोड़ दो, हम अप्रोच के बारे में ही देख लेते हैं। इन दोनों में ही ऐसा प्रॉब्लम है। चंद्रशेखर जी आपका भी थोड़ा सा इश्यू है उसमें, चलो आगे जाके वो भी पता चल जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कौन सा एनालिसिस का है। तो D1 का लग्नेश D9 में कहाँ पे कौन सा पोजीशन में है, ऐसे हमने निकाल दिया। D9 का लग्नेश जिस वर्ग का वर्ग चार्ट हम ले लिया, जिस इश्यू के लिए, उनका लग्नेश D1 में कहाँ पे है, ये दोनों इनका बीच का रिलेशन क्या है वो भी हमें चेकना है, करना है। तो फर्स्ट ये डाल दिया, D1 का लग्नेश D9 का इश्यू क्या है, D9 का लग्नेश D1 में कैसा है। और हमें 7th भाव का भी देखना है ना। 7th भाव तो कलत्र भाव है, वो जिसमें मैरिज का हम बात कर रहे थे। इसका आता है नहीं आता है वो बात की है, फिर भी आपको ये लेके ही रिलेशन एक निकालनी है। तो D1 में 7th भाव का कौन सा राशि में है और उसका लॉर्ड कौन सा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये यूज होता है नहीं होता बात की है। पहले तो आप ये निकाल के रखो, ये सारे पॉइंट्स मैंने निकाल के रखा, एक बार आप चेक कर लेना बाद में। अब मैं आ गया था इसके बाद वर्षफल में, VF मतलब है ये वर्षफल में गुरु और वीनस, इनका है ना ट्रांसिट कैसे है वो देखना है, कैसे वो जा रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया D1 में इनका, D1 में क्या है, D9 में क्या है, ट्रांसिट गुरु का चार्ट में वीनस से क्या रिलेशन है। क्योंकि हमने एक पॉइंट बता दिया कि ट्रांसिट गुरु जब वीनस को देखता है, वीनस से ट्रांसिट गुरु को देखता है ना, ट्रांसिट वीनस, जुपिटर वीनस में, जुपिटर वीनस नेटल, जुपिटर कहते ट्रांसिट गुरु नेटल वीनस का जब दृष्टि होती है तब मैरिज होती है। ये पॉइंट लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट क्या है, वर्ष VF मतलब वर्षफल का गुरु और लग्न चार्ट या D9 में वीनस से क्या रिलेशन है, कब उनका मैरिज का टाइम पे, ये भी हमने निकाल दिया। तो D1 में ये गुरु 7वीं दृष्टि से वीनस को देख रहे हैं इनका। तो उसके लिए वर्षफल में गुरु कहाँ पे है, वर्षफल में गुरु, इनका वर्षफल में गुरु कहाँ पे है, यहाँ पे 5th भाव में है। 5th भाव में इनका नेटल D1 में वेनस कहाँ पे है, वेनस आके आता है, वेनस 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 यहाँ पे है। तो यहाँ से यह दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि है।
गुरु से सातवीं दृष्टि है, वेनस से भी इसका सातवीं दृष्टि हो जाती है। सातवीं दृष्टि है तो एक दूसरे को हो जाता है। तो यहाँ पे है ना D1 में गुरु ट्रांसिट जब मैरिज हुआ, इनका गुरु वीनस का नाटल वीनस को देख रहा था और वीनस भी परस्पर दृष्टि हो गया दोनों का बीच में। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे इनका अगर देखते हैं, इनका तो साउथ का इसमें है, तो नॉर्थ वाला में चलते हैं, इसमें चलते हैं। इसका गुरु जब मैरिज हुआ था उस टाइम पे गुरु इनका कहाँ पे है, गुरु यहाँ पे, ये इनका भी पांचवी है, पांचवी भाव में ट्रांसिट गुरु ट्रांसिट हुआ था। ये गुरु वर्षफल में गुरु ट्रांसिट हुआ 5 में, तो वो नाटल से क्या रिलेशन है, नाटल ये है, वेनस कहाँ पे है, यहाँ पे वेनस यहाँ पे है, गुरु यहाँ पे है। सो सेकंड दृष्टि में हो गया था इनका, सेकंड में दृष्टि है। ये यहाँ से अगर आ गया तो 12वीं दृष्टि है, वेनस से 12वीं दृष्टि हो गया जुपिटर का, ये जुपिटर से वेनस को सेकंड दृष्टि हो गया। तो वही हमने दृष्टि वर्षफल गुरु और नेट D1 का वेनस, D9 का वेनस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हमने निकाल दिया था। ये सारे इकट्ठा करके मैरिज के टाइम पे क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, पहले उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वर्षफल गुरु ट्रांसिट जब हुआ था, वर्षफल गुरु और D1 D9 का रिलेशन अगर कर दिया तो फर्स्ट पर्सन का क्या है, ये सातवीं दृष्टि है, गुरु का सातवीं दृष्टि वेनस नाटल में है और D9 नवांशा में तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो हम दृष्टि के बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट भी लास्ट टाइम आपको उसमें डाला था, क्या बोलते हैं चंद्र प्रकाश आपके लिए, 2 3 5 7 9 11 and 12, ये है नाटल से ट्रांसिट का दृष्टि बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हमने लिखा है, वो भी आपको वो पता चल जाएगा। तो इसमें तीसरी दृष्टि से हो रहे, ये पटाखे फोड़ रहे यार आज। D9 ये हर बंदा का वर्षफल गुरु से रिलेशन यहाँ पे हमने लिख लिया। गुरु शुक्र को देख रहे, सातवीं भाव को देख रहे, सातवीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे, गुरु यहाँ पे 9वें दृष्टि से वेनस को देख रहे। ये लास्ट वाला का अभी देखा ना हमने, सेकंड दूसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है, और यहाँ पे भी वेनस को गुरु सेकंड दृष्टि से देख रहा है। और D9 में आके गुरु यहाँ पे 12वीं दृष्टि से, यहाँ पे 8वीं दृष्टि से। इसीलिए डाउट आ गया यहाँ पे जो करेक्शन है, तो नीचे वाला तो करेक्ट नहीं है करके रुक गया था मैंने, ये दूसरा ले लिया था। ये है ना, इनमें से कौन सा सही है, पहले वाला ये गुरु है, पहले वाला का है, ये जो खराब वाला है ये 8वीं दृष्टि से जो देख रहा है ना, ये नीचे का है, ये इसका है। 8वीं दृष्टि से जो देख रहा है, 8वीं दृष्टि होता ही नहीं है। हमने पहले डिसाइड कर दिया इन दोनों में से, ऊपर का इससे और इन दोनों में से कंपेयर जब करते हैं तो ये सही है करके हमने डिसाइड कर दिया। मगर अभी मुझे वर्षफल का जब निकालनी है तो मुझे वहां पे नहीं मिला था, टाइम भी नहीं था, तो इसी का वर्षफल जो निकाला था उसी से मैं कोशिश कर रहा था, होता है नहीं होता है। तब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ऐसा आ गया, ये गलत है करके, ये एस्ट्रोचेज से गलत है करके। फर्स्ट पॉइंट तो आपको 5वीं में लगा दिया, फर्स्ट पॉइंट ही फेल हो गया रोशन जी, तो फर्स्ट पॉइंट फेल हो गया। और सेकंड पॉइंट में अगर देखता हूं ये आके 8वीं दृष्टि आ रहा है इनका हिसाब से, एस्ट्रोसेज के हिसाब से आपका मैरिज का टाइम पे गुरु आ गया था यहाँ पे 5th भाव में। 5th भाव यहाँ पे D9 में अगर लगा दिया, 5th भाव में लगा दिया तो यहाँ पे वेनस यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6th दृष्टि आ रहा है। वेनस से मैं देखता हूँ तो 8वीं दृष्टि आ रहा है, 6th दृष्टि 8वीं दृष्टि तो होता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सेकंड पॉइंट है, ये गलत है साबित करने का। अच्छा, ठीक है जी। तो मगर आपका तो इससे मैंने कर दिया तो ये उसमें ना गड़बड़ हो गया, एनालिसिस गड़बड़ हो गया जो लाते हैं। तो अभी ये दोनों का, तीसरा का भी तो उनका भी सही चला, तो आपका यहाँ पे रूल आउट ही कर देते हैं। फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर ये जहाँ पे पॉइंट खराब आ रहे हैं, ये हमारा उसमें प्रेडिक्शन में इन्वॉल्व है तो इसको हटाते हैं, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे ही D1 में 7th भाव का रिलेशन कैसा है, 7th भाव D1 में क्या है, राशि कौन सा है और उसका लॉर्ड कौन सा है, नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, ऐसा ले लिया। कुल मिला के
हम 7th भाव लग्न D1 का लग्नेश, उनका पोजीशन, D1 का बंदा से D9 से क्या रिलेशन है, और 7th भाव से क्या क्या रिलेशन है D1 में, D9 में लग्नेश का कौन है, उसका पोजीशन क्या है, D9 D1 वालों से क्या रिलेशन है, ये सारे हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद हमें क्या देखना है, अभी इनका मैरिज कब हुआ वो डायरेक्टली सीधा आ जाते हैं। मैरिज कब हुआ था इनका एक एक का हमने देख लिया। तो गुरु, ये फर्स्ट का ही मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। इनका मैरिज हुआ था 26/8/2005। 26/8/2005 में इनका कौन सा 26/8 कौन सा चल रहा है, गुरु चंद्र बुध। मैं वो ही लेके यहाँ पे गुरु चंद्र बुध का चल रहा है, मैंने गड़बड़ कर दिया था। बुध नहीं, शनि ये है, ये आरंभ है, ये देखा, ये आरंभ है। तो मतलब यहाँ पे चालू हुआ उनका दशा, अंतरदशा यहाँ पे चालू हुआ। ये भी देख लेना, किसी किसी में लिख रहे हैं कि ये एंडिंग है, ये कंफ्यूज हो गया तो आप इधर उधर हो जाएगा। ये एक पॉइंट आ गया, आपको नोट माइंड में रख लेना, ये आरंभ लिखा है तो इनका दशा यहाँ से चालू हो रहा है, इनका दशा यहाँ पे चालू हो रहा है, का मतलब यहाँ से यहाँ तक इनका चल रहा है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, 27/8 है। 27/8 मतलब 27/7 से 12/10 तक इनका ये चल रहा है, गुरु चंद्र शनि, है ना। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इनका मैरिज हुआ था इसमें, उस टाइम पे वर्षफल का वीनस गुरु, वीनस में क्या रिलेशन है, दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, और D9 में 3रा दृष्टि है। तो ये वीनस और गुरु का रिलेशन वहाँ पे चल रहा है, जैसे दृष्टि आप बात कर रहे थे। तो ऐसे इन चारों का मैंने निकाल दिया। तो कौन सा इसमें हुआ था, दूसरों का भी हमें एक बार मैं दिखा देता हूँ। इनका मैरिज 23/6, तो ये तो तेलुगु में लिखा है यहाँ पे, तो ये समझ में नहीं आएगा, तो आपका ये लास्ट में ले लेते हैं। ये 25, ये इनका देखते हैं 7/12/1985, 7/12/1985, 7/12 मतलब लास्ट में आ गया। तो इनका क्या हो गया, सूर्य राहु बुध, ये आरंभ है ना, सूर्य राहु बुध का वो चल रहा था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, सूर्य राहु बुध। तो वो यहाँ पे लिख लिया कि कौन सा का मतलब कौन सा दशा, कौन सा अंतरदशा, कौन सा प्रत्यंतर दशा में इनका मैरिज हुआ। तो अब इनका जो हमने अभी तक निकाला ये सारे, इनका क्या रिलेशन है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनका देख लिया कि D9, उस पॉइंट्स में हमें ये पता चल गया, D9 लग्नाधिपति में गुरु ट्रांसिट जब हुआ था तब मैरिज हुआ उनका। D9 का फर्स्ट वाला का D9 लग्नाधिपति कौन है, D9 के लग्नाधिपति मंगल है। D9 लग्नाधिपति में गुरु ट्रांसिट जब हुआ था, गुरु ट्रांसिट इसका देख लेते हैं, फर्स्ट वाला का गुरु ट्रांसिट कब है। जुपिटर एंटर्स चित्रा नक्षत्र 25 अगस्त को एंटर हुआ, इनका मैरिज हुआ था 26 अगस्त। देखा कि वो अंतरदशा आना ही है उनको, तो 26 अगस्त को हुआ था इनका मैरिज, आते ही अगले दिन ही। तो ये आपको है ना परफेक्ट बता देती है कि डे इधर उधर नहीं है। तो उसके बाद का होता है, मतलब एंटर होने के बाद कोशिश कर रहे कब होगा मैरिज, तो इनके ये आने के बाद ही 25 के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इनका वो चल रहा है कि मतलब जुपिटर जब भी यहाँ से एक पॉइंट क्या आ रहे हैं, यहाँ से नक्षत्र से कैसे निकालना है, ये इस चित्रा नक्षत्र से आपको है ना अधिपति यहाँ से निकाल दोगे आप, है ना। चित्रा नक्षत्र कहाँ पे है, अश्विनी भरणी प्रतिज्ञा रोहिणी और विशाखा, इधर जाना है मुझे 14 नंबर, अजय चित्रा 14 नंबर पर है सर। यहाँ पे है, इनका है मार्स है, मंगल है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे डाल दिया, मंगल में चल रहा है।
मंगल कौन है इनके लिए, वो रिलेशन हमने पकड़ ली, तो D9 लग्नाधिपति मंगल है। तो इनका चार्ट से हिसाब से D9 लग्नाधिपति का दशा में जब गुरु हुआ उस टाइम पे उनको मैरिज हुआ। और ऐसी सेकंड वाला को हम लेते हैं, इनका भी ये ऑलरेडी आप देख लो, यहाँ पे इनका क्या है, D9 का अधिपति गुरु है, D9 का लग्नेश। सेकंड वाला का D9 का लग्नेश कौन है, ऑलरेडी निकाल दिया मैंने। सेकंड वाला का D9 का, ये 12वीं में है, D9 है, 12वीं मतलब गुरु है। तो इनका मैरिज कब हुआ था सेकंड वाला का, 23/6 में गुरु ट्रांसिट 23/6 का, ये जुपिटर स्टार्ट्स रेट्रोग्रेड स्कॉर्पियो, ये 6 अप्रैल से वहां से जुलाई तक ये है स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो का अगर हम निकाल देते हैं यहाँ पे, ये है ना, आप रख लिया ना? जी 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 तो यहाँ पे क्या है, सैटर्न मार्स, लग्नाधिपति यहाँ पे देखना है ढंग से, ये लग्नाधिपति सैटर्न, ये कहाँ से आएगा ये, चलो ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो आप निकाल के, ये इधर उधर नहीं हो रहे, आप देख लेना बाद में। तो इसका भी सेकंड का भी हम देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया था सेकंड का कौन है, गुरु आ गया, जुपिटर। तो सेकंड का D9 का, तो वो गुरु का D9 लग्नाधिपति में गुरु ट्रांसिट जब हुआ था, अधिपति गुरु था, वहां पे नक्षत्र जो दिखाया उसी हिसाब से इनका भी मैरिज हुआ था। तो 2 पॉइंट से इन दोनों से, और तीसरा इसमें हो गया तो D1, ये गुरु जब ट्रांसिट हुआ उनको अगर रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे D1 का D1 का लग्न का चंद्र में हुआ था, उनका चंद्र में ट्रांसमिट जो जुपिटर का ट्रांसिट हुआ, मगर ये बाहर आ जा रहे हैं। इस पॉइंट से डाउट आता है कि ये इनका जो कुंडली हमने लिया सही है कि नहीं, क्योंकि इनका भी D9 लग्नाधिपति में गुरु ट्रांसिट हुआ था, और यहाँ पे सेकंड लेडी का D9 लग्नाधिपति में गुरु ट्रांसफर हुआ था, और थर्ड में आता है D9 लग्नाधिपति, इनका भी है ना, D9 लग्नाधिपति में मंगल में ही ट्रांसिट जब गुरु हुआ था उसी टाइम पे मैरिज हुआ। तो इनका मैरिज उस टाइम पे नहीं हुआ, का मतलब 90% इसमें ऐसे निकाल दोगे एक पॉइंट, किसी का प्रेडिक्शन में करना है तो आपको क्या देखना है, D9 का लग्नाधिपति, एक पॉइंट आपको स्ट्रांगली मिल गया, D9 का लग्नाधिपति के अंदर गुरु जब ट्रांसिट हो जाता है तब मैरिज होने का संभावना है। इनका मैरिज टाइमिंग से हम इनका रिलेशन जब निकाला तो 4 में 3 ऐसे आ गया, एक नहीं आया। ये कुंडली का वहां पे टाइमिंग करेक्शन का प्रॉब्लम है, ये सीधा प्रॉब्लम है वो पता नहीं है। तो ये तीसरा का भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ से निकालोगे, कब मैरिज होगा, किसी का भी कुंडली देख लिया तो एक स्ट्रांग पॉइंट आ जाता है। उनका D9 देखोगे, उनका लग्नाधिपति देखोगे, लग्नाधिपति देख के वो उसमें जुपिटर जब ट्रांसिट होता है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि वो टाइम तो उनका फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में नहीं आना चाहिए। तो आप मैरिज ईयर जो है ना उसमें जब आता है जुपिटर, वो देखना पड़ेगा। वो एक बार कैलकुलेट करके आप सीधा बोल सकते हो वो जुपिटर इनका मैरिज का उम्र जो है उस उम्र में इस टाइम पे उनके अंदर आ रहे हैं, D9 लग्नाधिपति के अंदर आ रहे हैं। तो आप एक साल डिसाइड कर सकते हो। ये पॉइंट मिल गया, स्ट्रांग पॉइंट आपको नहीं मिला, क्लियर? जी 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 गिरिजा जी समझ में आया ये पॉइंट? हाँ जी। हाँ, तो ये 4 चार्ट्स निकालने से हमको ये एक पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट मिल गया। D9 लग्नाधिपति के अंदर जब वर्षफल का जुपिटर ट्रांसिट हो जाता है उस टाइम पे आपको ट्रांसिट कर देखना है, और वो मैरिज उम्र में आ रहे नहीं हो रहे वो आप एक बार कैलकुलेट करके यहाँ पे होता है करके एक पॉइंट लगा सकते हो। चंद्र प्रकाश जी कुछ डाउट है?
फिलहाल तो समझ लिया सर, बाद में दोबारा सुनूंगा तब समझ में आएगा ठीक से। अच्छा, अच्छा। तो पॉइंट तो ये जहाँ पे मैं टिक मार रहा हूँ ना, वो बाद में ये क्या है सोचना नहीं है, अब देख लेना। D9 लग्नाधिपति, यहाँ पे लिखा मैंने D9 लग्नाधिपति में गुरु ट्रांसिट हुआ मैरिज टाइम पे। यहाँ पे लिखूं मैरिज टाइम, बाद में आपको पता ना चलिए ऐसा करके मैरिज नहीं टाइम है। सर, जी जी इसमें तो इनमें लिख दिया करो, हमें कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ तो मैं आपके जो नोट्स हैं वो एक्सेल बेस पे है सारे। हाँ, किस बेस पे आपको इजी रहेगा बताओ? नहीं, उस पर थोड़ा सा डिस्क्राइब हो कि ये कैसे कैसे हो रहा है तो हमें समझ में आ जाए। वो हम फिर भूल जाते हैं कि आपने क्या बताया था। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए मैरिज टाइम पोजीशन ऐसा लिखा। तो मैरिज टाइम पे इनका D9 जो यहाँ पे देख लिया तो आप, लग्नाधिपति गुरु में ट्रांसिट, लग्नाधिपति गुरु ट्रांसिट हुआ था, तो लग्नाधिपति में गुरु ट्रांसिट हुआ, यहाँ पे लिखा मैंने क्लियरली। लग्नाधिपति में गुरु आना चाहिए। हाँ, D9 लग्नाधिपति में जब गुरु ट्रांसिट होता है, उनका मैरिज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इस टाइम पे उनका मैरिज होने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये तीनों में भी ऐसे आ गया। इनका इसमें क्या होगा, अगर वो मिस होता है उस टाइम पे नहीं आया तो ये पॉइंट पे आप बोल सकते हो, मगर ये अभी निरूपण नहीं हुआ। और दूसरा चलते हैं कि उनका टाइम पे आप दशा को है ना, दशा को तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको बोल उनका दशा मैरिज टाइम पे जो भी आ रहा है दशा उसी को पकड़ लोगे, उस दशा का बढ़ के इस दशा में मैरिज टाइम तो आपको पता ही है कि इतना से इतना 21 से वो 30-35 ऐसा भी आ जाता है। तो इस टाइम पे जिसका दशा चल रहा है वो दशा आप आइडेंटिफाई कर दोगे। उस दशा में उसी टाइम पे आपको कोई पूछेंगे कि इस टाइम पे हम कोशिश कर रहे हैं, तो 2 साल बच्चे का तो मैरिज कब हो गए कोई नहीं पूछेगा ना। और वो हमारा बात हो रही थी ना, जो 13 साल तक किसी का कुंडली, जन्म कुंडली तुरंत तो बोल देते हैं, मगर वो कंफर्म नहीं होता है, किसी है ना चेंज हो जाता है। चेंज होता है तो मतलब आपका डेथ वगैरह जो होता है ना, लॉन्गेविटी कितना साल जिंदा रहेगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स आप 13 साल से अंदर आपने बताया वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 13 साल तक उनका कर्म, पाप कर्म, उनका प्रारब्ध कर्म जो भी है वो मदर फादर का रिलेटेड होता है। तो आप उनका 13 साल के अंदर किसी बच्चा का जन्म कुंडली का विश्लेषण करना है तो आपको करना है कि उनका माता पिता का करना है, उनसे उनके हिसाब से आपका बच्चा इतना साल तक बचेगा, आपको पुत्र वियोग कब होगा, ये आपका पुत्र किस रास्ता में जाएगा इतना साल में, तो उनसे आपको आइडेंटिफाई करना है। वो जन्म हुआ बच्चों का 13 साल के अंदर कभी भी नहीं करना है। ये पॉइंट समझ में आ गया? मैं 13 साल से पहले किसी बच्चे का कुंडली नहीं देखना चाहिए। ना कुछ पॉइंट्स है ना गलत हो जाता है, तो हम लोग है ना तो तुरंत लिखवा देते हैं कि बाद में टाइम भूल ना जाए करके वो कुंडली लगवा देते हैं, इतना ही है। उस टाइम पे आप प्रेडिक्शंस भी करोगे ना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स पता नहीं चलेगा, कुछ पॉइंट्स पता चल जाती है, वो फिक्स्ड पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है ना लॉन्गेविटी तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और कर्मानुसार जो आ जाता है, यहाँ पे हमने क्या बात कर रहे थे, 13 साल के अंदर जो भी उनका पाप पुण्य जो होता है ना वो मदर फादर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। इसका मतलब क्या लॉजिक आता है यहाँ पे कि कर्मानुसार जो भी एक्टिविटी चेंज होने वाला है प्रेजेंट कर्मानुसार, वो उनका रिजल्ट सारे चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपको कंफर्म नहीं होता है। लेकिन सर, किसी बच्चे के बारे में अगर हमें ये पता करना है कि उसके भविष्य में क्या एजुकेशन लेनी चाहिए, क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे? सेकंड हाउस पढ़ाई के लिए D20 में चले जाओगे आप, D20 में कर देते हो। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ जो स्टैंडर्ड है वो तो आप देख सकते हो, मगर कुछ चीजें है ना, तो इसलिए आप यही पकड़ो ना कि ना देखना है, देख के आप अननेसेसरी मत बताओ, कुछ भी चेंज हो सकता है। उनका कर्मानुसार आप ये अगर चेंज नहीं होता है तो वो इसको देखने के लिए फर्स्ट से ही हम बात कर रहे हैं यही है, अगर इसमें कुंडली में जो एक्टिविटी है उसका हम चेंज नहीं कर सकते तो ये देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलते रहो। हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए तो हम दिखा रहे हैं किसी को और देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो कर्मानुसार वो 13 ईयर्स के अंदर जो भी बंदा है वो उनका कर्मानुसार उनका नहीं होगा, उनका माता पिता का कर्मानुसार उनका चला जाता मतलब तो, गुरु जी मेरे बेटी का मेरे कर्मानुसार होगा। हाँ, उन्होंने 13 साल का, ये उल्टा भी सोच लो, 13 साल के अंदर वो लड़की जो भी पाप कर्म कर देती है वो आपको लगेगा। अच्छा
क्योंकि तो उनका बोन कुछ नहीं है। अच्छा, जिसका मैरिज के लिए हमारा गुरु देख रहे थे, जिसका गुरु रेट्रोगेट होगा उसको क्या करेंगे फिर? गुरु रेट्रोग्रेड होता है, दृष्टि है ना, उल्टा चलेगा। तो आप रेट्रोग्रेशन करेक्ट पॉइंट निकाला, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी पॉइंट्स आता है तो तुरंत पूछ लो। हम दृष्टि के बारे में जब बात करते हैं, राहु केतु का दृष्टि, हम सीधा इधर हम इसमें से दृष्टि कैसे देख लेते हैं, ये ऐसे देख लेते हैं ना, हाँ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसका दृष्टि हाँ। देख लेते हैं। ठीक मगर है। मगर राहु केतु को उल्टा देखना है दृष्टि। राहु केतु को तो दृष्टि होता ही नहीं है। नहीं होता है। मगर जिस राशि में बैठता है, राशि दृष्टि के अनुसार, वो जिस राशि में बैठता है राहु केतु, तो उसका दृष्टि राशि दृष्टि हो जाती है। ओके। ठीक है जी। वो राशि दृष्टि में तो ये गिनती का जरूरत नहीं है, सीधा क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। नहीं वो भी हाँ वही है, स्थिर चर के हिसाब से हाँ। चलता है कि इसके हो जाता है। मगर रेट्रोग्रेड का जब बात होती है, रेट्रोग्रेड जब भी होता है तो उसका उल्टा देखना है। तो रेट्रोगेट अगर मान लीजिए रेट्रोग्रेड के टाइम पे वो उसको आपको उल्टा देख लोगे। उल्टा। अच्छा, अभी नेक्स्ट कुछ क्लास। पॉइंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि राहु केतु सेम डायरेक्शन में जब होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है एस्पेक्ट, यहाँ पे एक है फीमेल लाइन में हेरसेल्फ इज वर्किंग। सैटर्न अगर वीनस को देखता है मेल कुंडली में, सैटर्न दृष्टि वीनस पे रहता है, तो क्या है, वाइफ वर्किंग लेडी होती है। अगर आपका वाइफ कोई भी वर्किंग लेडी है तो आप देख लो, आपका कुंडली में सैटर्न वेनस को देख रहे होगे। और गिरिजा जी आपने वर्किंग है आप, तो आपका फीमेल में भी ये सैटर्न अगर वेनस को देखता है तो वर्किंग लेडी होगी। वो आपको देखता है क्या, वो चेक कर लेना आप। वो एस्पेक्ट मतलब है सेम डायरेक्शन में 159 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ बाद में चेक कर लीजिएगा। सेम डायरेक्शन और ये ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे हो जाता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ये रेट्रोग्रेड जब हो जाता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो जाता है। तो वो बोलना है कि रेट्रोग्रेड टाइम पे आपको ऑपोजिट गिनती होगी। क्लियर दृष्टि के लिए। तो यहाँ पे हम D9 लग्नाधिपति में जुपिटर का ट्रांसिट जब होगी तब मैरिज होने का संभावना है। और दूसरा, ये फर्स्ट दशा का मैरिज का टाइम जो है वो टाइम देख के आप बताओगे इस दशे में हो गए। हम क्या डिसाइड करना है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। तो इनका अगर मैं चेक कर लेता हूँ, अंतरदशा इनका हुआ चंद्र, तो फर्स्ट वाला कौन है, ये है। ये फर्स्ट वाला है, ये जो मैं कर दिया। फर्स्ट वाला चंद्र कहां पे है, इसको कलर कर थोड़ा सा। फर्स्ट वाला ये है, इसको मैं कलर कर देता हूं, यहाँ पे कलर नहीं हो रहा। यही देख लो, इसमें चंद्र कहां पे है, एक तो D1 लग्न नक्षत्र लॉर्ड है ये, और फर्स्ट वाले का चंद्र कहां पे है, कहीं पे है D1 का चंद्र D1 का चंद्र यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है। तो फर्स्ट वाला अंक का मैरिज जिस टाइम पे हुआ वो मुझे अंतरदशा मिला, D1 का नक्षत्र लॉर्ड का दशा मिला, D1 का नक्षत्र लॉर्ड का दशा अंतरदशा हुआ। ठीक है। इनका दूसरों का मैंने देखा तो यहाँ पे भी मिला मुझे, D9 का लग्न नक्षत्र लॉर्ड मिला, और चौथा वालों को भी मिला D1 का लग्न नक्षत्र लॉर्ड। इनका तो मिल नहीं रहा था, राहु कहीं पे भी मिल नहीं रहा था, इसीलिए मुझे डाउट आ गया यहाँ पे है ना, तो इनका कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे भी लाल किया मैंने, यहाँ पे भी लाल किया, तो इनका उस पे मुझे एक बार बैठना पड़ेगा उनका कुंडली पे। चंद्र प्रकाश जी, तो मैं आपका वर्कआउट करके बताता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, इस संडे को बैठता हूँ। वो नहीं, आराम से बता दीजिए। हाँ ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता चलेगा कि
D1 या D9 का लग्न नक्षत्र लॉर्ड का अंतर्दशा में एक पॉइंट आ गया ये, ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। और सीधा आ जाते हैं तीसरा में प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा को देख लिए तो यहाँ पे शनि है, सेम ऐसी है शनि का। एक बार हमने ये पूरा चार्ट लगा दिया तो ये देख के आप पॉइंट्स निकाल सकते हो। शनि कहाँ पे है इनका, D1 लग्नेश D9 भावेश। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शनि है ना इनका, शनि कहाँ पे है, यहाँ पे शनि कहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे शनि यहाँ पे है और यहाँ पे भी शनि कहीं नहीं है। तो इनसे पॉइंट क्या आ गया, यहाँ भी शनि है सर, नक्षत्र लॉर्ड। कहाँ पे, यहाँ भी है नक्षत्र लॉर्ड शनि। शनि यहाँ पे है, नक्षत्र लॉर्ड है, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे D1 लग्नेश स्थित D9 का मतलब D9 में जब D1 का लग्नेश, तो यहीं पे अभी तो इतना तक पॉइंट्स जो भी पकड़ रहे हैं हम, क्या हो रहा है कि D1 लग्नेश D9 लग्नेश यही हो रहा है। यहाँ पे सेकंड अंतरदशा में क्या है, लग्न नक्षत्र लॉर्ड आ गया। यहाँ पे लग्न नक्षत्र लॉर्ड शनि यहाँ पे आ गया D1 में 7वीं भाव का, D1 में 7वीं भाव जहाँ पे है, 7वीं भाव का अधिपति जहाँ पे है वहाँ का नक्षत्र लॉर्ड है। या यहाँ पे भावेश D1 लग्नेश स्थित और D1 का लग्नेश D9 में जहाँ पे है उनका भावाधिपति का दशा में प्रत्यंतर दशा आ गया। तो यहाँ पे भी फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, थर्ड का भी है, इनका भी D9 में आ गया। तो हम कहीं पे भी अगर इन पॉइंट से देते हैं तो यहाँ पे D1 लग्नेश स्थित D9 में उनका शनि का आ गया, का मतलब प्रत्यंतर दशा। ये D1 LNL लिखा ना, ये लग्न नक्षत्र लॉर्ड LNL, लग्न LNL, लग्न नक्षत्र लॉर्ड LNL। तो यहाँ पे अंतरदशा आ गया D1। ये गुरु का छोड़ देते हैं, नेक्स्ट गुरु का तो उम्र के हिसाब से आप दशा बताओगे और अंतरदशा बताओगे। D1 LNL का मतलब D1 का लग्नेश नक्षत्राधिपति, D1 का लग्न का लग्नेश का नक्षत्राधिपति, लग्न नक्षत्राधिपति जो है उनका अंतरदशा में उनका मैरिज होगा, क्योंकि इनका भी D1 या D9 का वो देख लो आप। तो इनका का मतलब नवांशा या लग्न का, उनका लग्न का नक्षत्र लॉर्ड का अंतरदशा में होगी। और प्रत्यंतर दशा हम इसमें पॉइंट्स में निकालते हैं तो D1 लग्नेश स्थित D9 भावेश, D1 लग्नेश, D1 लग्नाधिपति D9 में जिस भाव में है उस भाव का अधिपति। D1 का लग्नेश लग्नाधिपति D9 में 11वीं भाव में है, यहाँ पे उनका अधिपति शनि। तो यहाँ पे शनि प्रत्यंतर दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हो गया। जो शनि प्रत्यंतर दशा में इनका भी देखो, सेकंड वाला का बुध है। बुध कौन है, D1 लग्नेश D9 में 7th भाव में पड़ा है, उनका भावेश कौन है, बुध। यहाँ पे भी क्या हो गया, D1 लग्नेश स्थित D9, D1 लग्नेश D9 में जिस भाव में है उसका अधिपति का बुध प्रत्यंतर दशा चल रही है। ये भी चल गया, सेकंड का भी। थर्ड का देखते हैं, थर्ड पर्सन का, ये भी बुध आ गया। यहाँ पे देखो बुध का ही चल रहा है, तो मतलब एक पॉइंट वहां पे ले लोगे। D1 लग्नाधिपति यहाँ पे इनमें बुध जब चलता है, जो जुपिटर का ट्रांसिट चलता है, उस टाइम पे मैरिज होने का संभावना है। एक पॉइंट ले लोगे, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ले लोगे। और दूसरा पॉइंट ले लोगे, उम्र के हिसाब से आप दशा बताओगे,
सेकंड पॉइंट ये एक में आप लिख लेना, बाद में यहाँ पे तो लिखने के लिए मुश्किल हो जा रही है, आप थोड़ा सा लिख लेना, बाद में इसका अरेंज कर देना, नहीं तो बाद में इस क्लास के बाद मैं नीचे एक कंसोलिडेटेड लिख के भेजता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है D9 लग्नाधिपति, जुपिटर D9 लग्नाधिपति में जब ट्रांसिट होता है तब उस दशा में होगा। नंबर सेकंड 2 पॉइंट है उम्र के हिसाब से दशा बताओगे। थर्ड पॉइंट है अंतरदशा कब है, अंतरदशा क्या होते हैं, फर्स्ट D1 का लग्न नक्षत्र लॉर्ड LNL D1 या D9 नवांशा और राशि, ये दोनों का लग्न नक्षत्र लॉर्ड का अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, और भी नीचे जाते हैं कि तो मंत्र भी बता दे दोगे, प्रत्यंतर दशा से मंत्र बताओगे। प्रत्यंतर दशा कहां पे है, D1 प्रत्यंतर दशा, यहाँ पे शनि है, शनि हो गया। यहाँ पे D1 लग्नेश D9 में जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति का प्रत्यंतर दशा में इनका मैरिज हो रहे हैं। यहाँ पे भी शनि है प्रत्यंतर दशा, यहाँ पे भी शनि है, यहाँ पे बुध है प्रत्यंतर दशा, यहाँ पे भी D1 लग्नेश बैठा हुआ है 9th में, उसका अधिपति बुध है, यहाँ पे भी बुध है, यहाँ पे भी बुध है। अगर यहाँ पे तीनों आ गया सरा बराबर, D1 लग्नेश स्थित D9 भावेश, D9 लग्नेश D9 में जिस भाव में बैठा है उस भाव का अधिपति वो प्रत्यंतर दशा। तो प्रत्यंतर दशा तो यहाँ पे इनका D9 लग्नेश यहाँ पे उल्टा हो गया, इनका क्या हो गया कि यहाँ पे D1 का D1 आ गया, D9 हो गया, यहाँ पे D9 लग्नेश स्थित भावाधिपति, मगर इनका तो है ना लास्ट में ये कुछ गड़बड़ है, लाल कर रखा है ना कुंडली में, तो वो है। तो ये तीनों पॉइंट्स हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अधिपति, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। आया समझ में? जी गुरु जी। कुछ कंफ्यूजन है? सर ये चार्ट शेयर करें। एक बार देख लेना, मगर यहाँ पे तो जो क्लियरली बता दी, यहाँ पे लिख लिया ये पॉइंट्स है, ये लाल पीला और नहीं हुआ है, नहीं तो कर देता, मैं बाद में करके दे देता हूँ, नीचे भी लिख लेता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट जो प्रेडिक्शन है हमारा फर्स्ट है, आप बताओगे कि D9 लग्नाधिपति में गुरु ट्रांसमिट जब भी होता है तब मैरिज होने का संभावना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है उनका अंतरदशा बोलोगे, D1 का LNL लग्न नक्षत्र लॉर्ड में अंतरदशा जब आता है तब होने का संभावना है। उसके अंदर भी जाते हो तो प्रत्यंतर दशा, मतलब मंथ में डेट, इतना डेट से इतना डेट के अंदर हो जा सकता है करके डेट तक बता सकते हो आप। वो कहाँ पे है, D1 लग्नेश D9 में जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति का 10 प्रत्यंतर दशा जब चलता है तब हो जाता है। सिर्फ 3 ही पॉइंट है, ठीक है। और मित्र जी को भी है, मित्र जी नहीं आए तो उनको भी 500 के दे देंगे, ठीक है जी। शिवरात्रि। धन्यवाद जी, गुड नाइट। धन्यवाद।